ग्लोबल फाइनेंस कैपिटल ने इसने इसने क्या इस देश के विपक्ष को भी अपनी जेब में कैद कर लिया है या उनकी समझ खत्म हो गई? क्योंकि आप देखें ना, हो क्या रहा है कि इनका मुकाबला, जिसे आप हिंदुत्व का तांडव कह रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ वो आपका शायद इशारा जो रामनवमी और हनुमान जयंती के दिन हुआ वो उसकी तरफ आपका इशारा है। अगर उसकी तरफ इशारा है तो एक सत्य ये सामने आया है कि एक तो मीडिया ने, सोशल मीडिया ने या विपक्षी दलों ने भी वो सत्य सामने नहीं रखा जो इस दंगे के पीछे था। दूसरा, इस दंगे में उन्होंने ही बढ़ चढ़ के भाग लिया जिन्हें मंदिरों में जाने का अधिकार नहीं है। जो मंदिर में जाएं तो निकाल दिए जाएं, उस वर्ग के लोग ही इस दंगे में शामिल हैं और आगे बढ़ चढ़ के शामिल होते हैं। एक ये जो अंतर्विरोध जिसे आप कहें या जिसको आप एक नया ट्रेंड करें, या जो, और दूसरी तरफ मैं एक बड़ी अच्छी चीज देख रहा था, कुछ लोगों ने एक पोस्ट लिखी जो ये कह रहे हैं कि जितने भी बड़े नेता हैं, चाहे तोगड़िया जी हों, चाहे अडवाणी जी हों, चाहे जोशी जी हों, या आज के जितने नेता हों, जिसमें राजनाथ सिंह भी शामिल हैं, जिसमें मोदी जी की फैमिली के लोग भी शामिल हैं, भाई भतीजे सब, वो ये कह रहे हैं कि जितने भी नेता हैं उनका कहना है इनका कोई भी लड़का बजरंग दल में नहीं है, इनका कोई भी लड़का विश्व हिंदू परिषद में नहीं है, इनका कोई भी लड़का भीड़ को लीड नहीं करता है, जो भीड़ लोगों का से बदला लेने के लिए कि हम हिंदू समाज बनाना चाहते हैं और जो हिंदू नहीं है उन्हें चले जाना चाहिए, इस तरीके की जो बात करते हैं उसमें कोई इनका नेतृत्व नहीं है। नेतृत्व किसका है? सामान्य लोगों का, सामान्य लोगों का, जिसे आप सर्वहारा कहिए, जिसे आप चेतन वर्ग कहिए, जिसे आप पिछड़ा कहिए, जिसे आप दलित कहिए। तो मैं ये पूछ रहा हूं कि ये सारी चीज तो कोई खुले मैदान की लड़ाई है, कहीं पर भी हमको वो आवाज नहीं सुनाई देती जिस आवाज की तरफ आप इशारा कर रहे हैं। और ये अगर आवाज नहीं सुनाई देगी तो आपको क्या लगता है कि सिर्फ चंद कुछ लोगों के कहने से लोगों में ये बात कम्युनिकेट हो पाएगी कि वो फंसे हैं, तो उसका जाल कितना तगड़ा है और वो उससे निकले तो कैसे निकले? अखिलेश जी। देखिए, मैं ये बात कह रहा था, मेरा इशारा है कि जितने भी फेस्टिवल्स हैं, चाहे वो हिंदुओं को हो, क्रिश्चियंस के हो, मुस्लिम्स को हो, या नॉन फेस्टिवल अकेजन्स हैं, इवेंट्स हैं, एक लो लेवल वायलेंस क्रिएट करने की कोशिशें होंगी, जिसमें आप देखेंगे किलिंग होगी, लोग मारे जाएंगे, घर लूटे जाएंगे, क्योंकि ये इम्पिटस है उस डिबेट को आगे बढ़ाने के लिए कि अब सवाल का जवाब हिंदू राज में ही है। और यह जो हिंदू राज का मन बनाया जा रहा है, यह मन किसी एक जाति तक सीमित नहीं है, ये बहुत तेजी से समाज के सभी हिस्से में गया है। इसीलिए आप देखेंगे कि सामाजिक न्याय आंदोलन की जो ताकतें थीं, जो उनके बेस थे, उस बेस में इसका बहुत तेजी से पेनिट्रेशन है। मैं बार बार कहता रहा हूं कि अपर कास्ट, मोस्ट बैकवर्ड कास्ट एंड गैर जाटो, जो दलित जातियां हैं, इतना बड़ा अम्ब्रेला है बीजेपी का। अपर कास्ट के साथ साथ मोस्ट बैकवर्ड कास्ट, गैर चमार, गैर जाटो जो जातियां हैं, यादव जाति भी जो डिफरेंट है, डिसेंट करती है, वह इलेक्टोरली डिसेंट करती, आइडियोलॉजिकली डिसेंट नहीं करती। भागलपुर वगैरह के दंगे इसके प्रमाण है। तो मैं ये कह रहा हूं कि इस देश में जो मॉब लिंचिंग के माध्यम से हो, फेस्टिवल्स के माध्यम से हो, हर वक्त सोसाइटी का एक टेम्परामेंट बनाने की कोशिश होती है जो सोल्यूशन में ले जाए कि हमारे साथ अन्याय हुआ है और हम अपना सिविलाइजेशनल क्लेम करने जा रहे हैं। हमारा जो एंशिएंट सिविलाइजेशनल क्लेम था, आज हम नहीं कर पाए, यहाँ तक कि वो कहते हैं कि 2014 तक
कोई कहता है कि आजादी ही नहीं थी। और मैं एक उनके बड़े प्रवक्ता को कहीं सुन रहा था, तो उसने कहा कि ये सेमी मुस्लिम राष्ट्र था 2014। तो मैंने, और उसके जो फॉल्ट लाइन्स हैं हमारे हिस्ट्री में, या जो हम जिस चीज को ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाए हैं मास के लेवल पर, कि हमारा राष्ट्र बनने की प्रक्रिया क्या है, क्योंकि उन्होंने तो भाई एक बना बनाया, उसमें कोई तर्क है नहीं। जैसे आप कहते हैं कि एक राष्ट्र बनता है प्रक्रिया में, हजारों साल में देश और राष्ट्र का जो निर्माण होता है, एक नेशन स्टेट, मॉडर्न नेशन स्टेट, जैसे डॉक्टर अंबेडकर वगैरह कहते हैं कि अभी हम मॉडर्न नेशन स्टेट नहीं बन पाए, जब तक जातियां रहेंगी तब तक हम नहीं बन पाए। लेकिन आप आरएसएस और बीजेपी को देखिए, तो कहते हैं हम राष्ट्र कब से है, जिस इमेमोरियल टाइम से हम एक राष्ट्र हैं, आज से नहीं। हमारा इतिहास है राष्ट्र का, और हम एक सांस्कृतिक राष्ट्र के बतौर रहे हैं, और वो सांस्कृतिक राष्ट्र हमारा किसी न किसी रूप में हजारों साल से एग्जिस्ट करता है। बीच में जो एबरेशंस आए हैं उसी को हम लोग ठीक कर रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि इन सब प्रश्नों को आज फ्लरिश करने, डेवलप करने का जो सबसे बड़ा भौतिक आधार हो रहा है, जिसको आप कह रहे हैं, जिसको सरबराह, मजदूर, किसान, वो बहुत तेजी से वह भी इसको ग्रहण कर रहा है। और जो भी इस तरह के आइडियोलॉजीज वेलफेयर स्टेट की थे, या जो राष्ट्रीय आजादी आंदोलन के दौर में नक्शा था देश बनाने का, वो सब का सब बैकग्राउंड में जा रहा है। ये सब बैकग्राउंड में क्यों जा रहा है? इसलिए जा रहा है कि कोई समग्रता में इसको पॉलिटिकल इकोनॉमी और कल्चर, सोशल जो अटैक्स हैं, इसको होलिस्टिक ढंग से जनता में ले नहीं जा रहा है। कोई एक पक्ष पकड़ लेता है। जैसे अगर मान लीजिए दलित बहुजन राजनीति को आप देखिएगा, तो दलित बहुजन जो राजनीति है वह सांस्कृतिक सामाजिक प्रश्नों को जरूर बहुत जोर शोर से उठाएगी। बहुत सारे ऐसे प्रश्नों को उठाएगी जो मैं नहीं समझता हूं कि जितना वो उठाती है उससे कम महत्वपूर्ण विषय है कि उसको पॉलिटिकल इकोनॉमी की भी बात करनी चाहिए, उसे भी ग्लोबल कैपिटल की भी बात करनी चाहिए, उसे भी कारपोरेट की बात करनी चाहिए। और वो जितना भी है वो रिड्यूस कहाँ होता है? वो रिड्यूस होता है सत्ता में हिस्सेदारी के। तो आज बीजेपी वाले मुसलमानों को टिकट नहीं देते, औरों की तुलना में ज्यादा सीट वो दे सकते हैं, ज्यादा पार्टिसिपेटरी उनको बना सकते हैं। तो और उसके साथ साथ वो राशन वगैरह भी दे करके जो उनके पास सरप्लस है, जब आप उसको डीआइडियलाइज कर दिया है कि किसी तरह से सत्ता में हिस्सेदारी और पैसा कमाना यही लक्ष्य है दलित और पिछड़े का, तो बीजेपी इसको इनसे बेहतर कर रही। लालू जितना नहीं दे सकते थे, अखिलेश जितना नहीं दे सकते थे, उससे ज्यादा योगी दे रहे हैं, उससे ज्यादा मोदी दे रहे हैं। तो आपने एक टैबुला रासा क्रिएट हो गया, आप उनको जिस दर जा रहे हैं जोड़ रहे हैं। कम्युनिस्ट पार्टियों की सबसे बड़ी परेशानी है कि वो तमाम चीजों के बावजूद भारतीय संदर्भ में कैसे विचारधारा और संगठन को पुनर्गठित करें, जीवित करें। वो क्या है कि उनका एक बना बनाया फ्रेमवर्क है, उसी फ्रेमवर्क में जो यथार्थ है उसको फिट करते हैं। यथार्थ के हिसाब से वो अपना फ्रेमवर्क नहीं तैयार करते और उसको मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा बौद्धिक तौर पर अपने को सक्षम प्राधिकार समझते हैं। समाजवादियों को आप जानते हैं टुकड़ों में बट गया है, और जो समाजवादी हैं वो मुलायम और अखिलेश हैं। और आप समझ सकते हैं कि लालू, अखिलेश, मुलायम के समाजवाद का क्या मतलब है। तो मैं ये कह रहा हूं कि एक बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट हुआ है, जिस वैक्यूम में केवल एक भाषा, एक बोली जा रही है, वो आरएसएस और हिंदुत्व की जा रही है, ग्लोबल कैपिटल की जा रही है। डिजिटल वर्ल्ड देखिए किसी एक चीज पर कंसंट्रेट नहीं होने दे रहा है। आपसे सोशल साइंस में जो क्वेश्चंस होते थे, क्वेरीज होते थे, वो पूरा का पूरा खत्म हो रहा है। कहीं आप बहस नहीं कर सकते। आपके जैसे जेएनयू में ही 1000 आपके रिसर्च के सीटें थी, अब सुनाई दे रहा है कि 100 से बना दी। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो बौद्धिक
समाज है आपका, वो बुद्धि, वो आपके बुद्ध बौद्धिक चिंतन प्रणाली पर कब्जा करना, एक हुल्लड़ कल्चर डेवलप करना। आज मैं देखता हूं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परेशान हैं कि भाई हनुमान चालीसा और अजान के खिलाफ क्यों खड़ा किया जा रहा है, ये बात वो लोग नहीं समझ पा रहे। क्योंकि वही तुलसीदास जी कहते हैं भाई, हम जब उनको हमला होता है तो कहते हैं कि हम लिखेंगे पढ़ेंगे, किसी के यहाँ अपनी बेटी के शादी बेटे के नहीं करने जा रहे हैं, खाए मांगेंगे खाएंगे और मस्जिद में सो जाएंगे। उसी तुलसीदास के हनुमान चालीसा को लेके आज उनके विरुद्ध अजान या मुसलमानों के विरुद्ध जो खड़ा किया जा रहा है, यह एक भीड़ तंत्र विकसित किया जा रहा है जिसमें लोगों के चिंतन और चेतना प्रणाली कुंद हो रही। तो मैं ये कह रहा हूं, ये बात मैं आपसे सहमत हूं कि अभी इस पर ग्लोबल कैपिटल के संदर्भ में सापेक्ष अन्य प्रश्नों को भी खड़ा किया जाए और अन्य प्रश्नों के केंद्र में ग्लोबल कैपिटल और कारपोरेट कैपिटल को लाया जाए। अगर इस प्रश्न को केंद्रीय प्रश्न बना के विपक्ष हिंदुस्तान की राजनीति में नहीं खड़ा होता तो हिंदुत्व का जवाब इनके पास नहीं है, चाहे सरकार ये भले ही बना दे। मैं इस बात को आपसे कहना चाहता हूं, हिंदुत्व का इनके पास जवाब नहीं है, ग्लोबल कैपिटल के ऑफेंसिव का इनके पास जवाब नहीं है, बेरोजगारी का इनके पास जवाब नहीं है, किसान संकट का इनके पास जवाब नहीं है, शिक्षा का जवाब नहीं है, स्वास्थ्य का जवाब